तो गवर्नमेंट ने तो साफ कह दिया है कि हम विचार कर रहे हैं, सुशील मोदी जी ने खुद पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने कहा है कि हम ट्राइबल्स को और क्रिश्चियंस को तो हटा अलग रखने के बारे में गौर कर रहे हैं। देखिए, उनका ऐसा कहना और सरकार का ऐसा करना, कहने में और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो हमें स्पेक्युलेट नहीं करना चाहिए। हो सकता है उन्होंने किसी एक वजह को या एक विषय के ऊपर उन्होंने ये बात कही है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो जो कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही सरकार करे। क्या पंडितों के ऊपर रोक लगा दी है कि नहीं आप मंदिरों में फेरे नहीं करवा सकते? तो हम इतना स्पेक्युलेशन क्यों कर रहे हैं? फिर यूसीसी में होगा क्या? आप तो एक तरह से अगर देखा जाए तो आप खुद यूसीसी के समर्थन में नहीं, यूसीसी में होगा क्या? क्या शादी के तरीके आप बदल देंगे? क्या करेंगे? फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्या है? क्यों बदलेंगे? आप अपने धर्म को निभाइए। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार और मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ आज भी बातचीत करने के लिए शालिनी अली मौजूद हैं। आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से आती हैं, इंटेलेक्चुअल विंग की जो महिला विंग है उसको हेड कर रही हैं। मैडम, वतन समाचार में आपका स्वागत। धन्यवाद। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के काफ़ी मुखर हैं, उसके फेवर में काफ़ी बयान दे रही हैं। क्या वजह है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर रही हैं? देखिए, मैं हर बार जहाँ पर भी जाती हूँ मैं इस बयान को इस चीज़ से कनेक्ट करती हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को उसका नाम ही चेंज करके यूनिटी सिविल कोड बना देना चाहिए। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे एक प्रांत या एक धर्म को निभाने वाले, एक धर्म को फॉलो करने वाले नहीं रहते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रांतों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं और शांतिपूर्वक यहाँ रह रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो वन नेशन वन पीपल वन लॉ का प्रतीक है और ये एक जेंडर इक्वालिटी लेकर आता है। आपने देखा है बहुत से धर्मों में जेंडर इक्वालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा अपरोर है, बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि महिलाओं को एक पिछला वर्ग मानते हुए महिलाओं को समाज में पीछे ही, नीचे ही रखा जाता है। हालांकि समाज का निर्माण करने में महिलाओं का सबसे ज़्यादा ही योगदान होता है। तो इसीलिए जहाँ पर भी मैं जाती हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कहती हूँ तो ये एक ऐसा लॉ है जो बहनों को ऊपर उठाकर लेकर आएगा, बहनों के हक के बारे में बात करता है, बहनों को आगे बढ़ने की एक क्षमता देता भी है और आगे बढ़ने का एक उत्साह जो होता है वो बहनों में आ जाएगा जब सरकार ऐसा एक कोई भी कानून लेकर आता है। हमने देखा है ट्रिपल तलाक वाले कानून से हमारी कितनी बहनें हैं, स्पेशली मुसलमान बहनें हैं, उन्हें फ़ायदा हुआ है। तो ये मैं सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों की बहनों के लिए, माताओं के लिए, बच्चियों के लिए ये मैं कहती हूँ कि उनको सोच विचार करके अपने परिवारों में इस बारे में चर्चा करके अपने हक के लिए, समाज के निर्माण के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए इस बिल का समर्थन करना चाहिए। नहीं, आप दो बातें करिए कि भारत विभिन्न जातियों, विभिन्न प्रांतों और विभिन्न धर्मों का देश है। दूसरी तरफ आप ये कह रही हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए सिविल कोड आ रहा है या कॉमन सिविल कोड आ रहा है और आप उसको कह रही हैं उसका नाम भी बदल देना चाहिए, यूनिटी सिविल कोड की बात होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि एक तरफ आप विभिन्न धर्मों की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ महिलाओं के अपलिफ्टमेंट की बात कर रही हैं। हिंदू धर्म में जो हिंदू कोड है उसमें खुद अपने आप में बहुत सारे विरोधाभास हैं, बड़ी बेटी को लेकर के, छोटे बेटे को लेकर के। खासतौर से जो गोवा का यूसीसी आया उसमें यह कहा गया कि अगर पत्नी को बेटा नहीं पैदा होता है तो पति को दूसरी शादी करने का अधिकार होगा। तो इतने सारे चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्स उसको कैसे ठीक करेंगी आप? देखिए, मैं नहीं ठीक करूंगी, ये तो हमारे देश में जो कानून बनाते हैं वो ही इसके ऊपर सोच विचार करके सबसे, जैसे आपने देखा कि लॉ कमीशन ने सबसे राय मशवरा करने के लिए अपना एक वेबसाइट खोल दिया था जहां पे लोगों के लिए ये बोला गया था कि आप अपनी जो भी चर्चाएं करना चाहते हैं, अगर आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, आप उसमें आप लिख कर भेजिएगा। आपने ये बात बिल्कुल सही कही, जिस बात को मैं समर्थन करती हूँ कि हाँ, हमारे देश में विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, पर क्या वो विभिन्न लोग ऐसे नहीं हैं जो कि आईपीसी या क्रिमिनल, जो हमारी क्रिमिनल कोड है उसको फॉलो करते हैं? क्या हमारी बहुत सी बहनें आपको कोर्ट में नज़र नहीं आती हैं जिन्होंने बुर्का भी पहना होता है और जिन्होंने सर पे दुपट्टा भी लिया होता है या जिन्होंने नहीं भी लिया होता है? आप देखते हैं कोर्ट का दरवाज़ा हर एक बहन, हर एक भाई ज़रूर खटखटाता है, क्योंकि उसको इस देश के संविधान के ऊपर, इस देश के कानून के ऊपर पूरा विश्वास होता है। तो क्या
वहाँ पे जाति देखी जाती है? क्या वहाँ पे ये देखा जाता है आप कौन से धर्म से आए हुए हैं? या ये देखा जाता है कि नहीं नहीं ये आपका पर्सनल लॉ है, आपके धर्म का पर्सनल लॉ है? तो मैं ये सवाल उन लोगों से पूछती हूँ, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, तो जब आपको कोई भी न्याय का दरवाज़ा खटखटाना होता है तो क्या आप अपने पर्सनल लॉ बोर्ड्स के पास जाते हैं जो सिर्फ ठेकेदार बन के, समाज के ठेकेदार बन के अपना रोल निभाने की कोशिश करते हैं, लोगों के बीच में कट्टरपन का एक माहौल पैदा करते हैं और साथ ही साथ में वो नहीं चाहते हैं कि आप दरवाज़ा खटखटाए उस न्यायालय के। आपको न्याय लेने के लिए आप वहाँ जाते हैं, वहाँ न्याय लेते हैं, तो आप किसी धर्म के बेसिस पे नहीं जाते हैं, वहाँ आप अपने एक देश के नागरिक के बेसिस पे जाते हैं। नहीं, ये बात तो अभी ठीक है, न्याय के लिए आदमी नागरिक के तौर पे जाता है, लेकिन सवाल ये है कि एक आदमी फेरा लेता है, एक आदमी निकाह करता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई आदमी ऐसे वो पत्थर मार करके या गिट्टी मार करके ऐसे अपना वो कर लेता है। कैसे आप इनको एक करेंगे? हर आदमी अपने धर्म में आस्था रखता है कि क्या शादी के तरीके आप बदल देंगे? क्या करेंगे? फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्या है? क्यों बदलेंगे? आप अपने धर्म को निभाइए। आप जिस तरीके से शादी करते हैं, चाहे आप फेरे ले लीजिए, चाहे आप गुरुद्वारे में शादी करिए, आप आनंद शादी करिए, चाहे आप निकाहनामा पढ़िए, आपकी शादी के ऊपर तो किसी ने रोक नहीं लगाई है। आपको अपने धर्म को फॉलो करने के लिए, अपने धर्म के हिसाब से आप जिस तरीके से रहना चाहते हैं उसके लिए तो नहीं मना किया, पर अगर आप धर्म का ही प्रयोग करके अपने समाज का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप सोचते हैं कि आपके और सिर्फ आपके धर्म के हिसाब से ये समाज और ये देश चलेगा, तो वो गलत है। जैसे कुरान में लिखा हुआ है, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, जिस देश में आप रहते हैं उस देश का कानून आप फॉलो करिए। ठीक है, आप हालांकि कुरान की आयत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको मान लेता हूं जो आप कह रही हैं। सवाल ये है कि हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन से मोहब्बत आधा ईमान है, लेकिन उसी देश का संविधान ये कहता है कि साहब आपको अपने धर्म पर चलने का, प्रचार प्रसार करने की पूरी आज़ादी होगी। गवर्नमेंट कैन नेवर इंटरवीन। एब्सोल्युटली राइट। और गवर्नमेंट नहीं इंटरवीन कर रहा है। जहां सवाल उठते हैं कि आपने शादी जिस हिसाब से करनी है आप करिए शादी, सरकार ने तो नहीं आपको मना किया है। क्या मस्जिदों में या किसी काजी को उठाकर उन्होंने ये मना कर दिया है कि नहीं देखिए यूसीसी आ रहा है तो आप शादियां निकाहनामा नहीं करवा सकते? क्या पंडितों के ऊपर रोक लगा दी है कि नहीं आप मंदिरों में फेरे नहीं करवा सकते? तो हम इतना स्पेकुलेशन क्यों कर रहे हैं? यूसीसी में होगा क्या? आप तो एक तरह से अगर देखा जाए तो आप खुद यूसीसी के समर्थन में नहीं, यूसीसी में होगा क्या? यूसीसी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ड्राफ्ट के आने के बाद पता चलेगी। हालांकि मैं मानती हूँ कि यूसीसी में महिलाओं के समर्थन, महिलाओं का उद्धार करने के लिए बहुत सी चीज़ें आएंगी। जैसे हमने सुना है कि शायद लड़कियों की उम्र शादी की 18 साल से 21 साल तक हो जाएगी। इससे एक बहुत अच्छा कार्य ये होगा कि 18 साल से ज़्यादा लड़कियां 21 साल तक पढ़ पाएंगी, मास्टर्स कर पाएंगी। मास्टर्स करने के बाद यदि उनको कहीं नौकरी मिलती है या अगर उनका परिवार उनको और आगे पढ़ाना चाहता है, पीएचडी करवाना चाहता है, या अगर उनकी शादी भी होती है, अगर 21 साल पे भी होती है, तो उन पे इतनी सूझबूझ हो जाएगी। उनकी एक मेंटल हेल्थ की बात होती है, उनकी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात होती है। पुराने ज़माने में लड़कियों की शादी हो जाती थी 15 साल पे, 16 साल पे, 17 साल पे, उसके बाद वो बढ़ गई 18 साल पे। आज आप देखिए बेटियां जो है चांद तारे तोड़ के लेकर आ रही हैं। तो अगर 21 साल तक हो जाती है तो हमारी बच्चियों के लिए, हमारे इस देश के लिए कितनी अच्छी बात हो जाएगी कि बच्चियां आगे बढ़ रही हैं। जैसे मैंने शुरू ही किया आपके इंटरव्यू में, और मैंने बोला है कि महिलाएं हैं वो जो समाज के निर्माण का काम जो करती हैं, वो जब आटा गूंथती हैं तो अपनी सोच और अपनी समझ से वो आटा गूंथते हुए अपने परिवार, ये तो ठीक है, शादी की उम्र बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी वो तो गवर्नमेंट का फैसला वक्त आएगा तो बताएगा। लेकिन सवाल ये है कि और क्या महिलाओं, क्या आप लोगों की जो अंदर की चर्चाएं होती है उसमें क्या बात निकल के आती है कि महिलाओं के उत्थान के लिए और क्या होगा उसमें? देखिए उसमें एक तो पॉलीगैमी जो एक इशू है वो सिर्फ मुसलमानों में नहीं है। पॉलीगैमी एक बहुत बड़ा इशू है जो बंद दरवाजे में रखा जाता है। वो ये मैं नहीं मानती हूँ कि हमारे सिर्फ मुसलमानों में या हमारे कौम में पॉलीगैमी की कोई चर्चा है भी, क्योंकि आज के डेट में मेरे को नहीं नज़र आता, आपको भी नहीं नज़र आता होगा समाज में कि कोई 4 शादी कर रहा है, 3 कर रहा है, 2 कर रहा है। पर हाँ, जहाँ आप रूरल एरियाज़ में जाते हैं वहाँ पे आप ये देखते हैं चयन होता है कि हाँ ठीक है जी, लड़की बीवी से अनबन हो गई या लड़की नहीं पैदा हुई, लड़के के एक चाह में आप अपनी बीवी को छोड़ के दूसरी शादी कर देते हैं, और ये चयन सिर्फ मुसलमान
कानों में नहीं है। जैसे आपने कहा कि बहुत से ऐसे जगह हैं, गोवा है या ट्राइबल्स भी हैं, या आप और अभी आगे चले जाइए, एक बेटी की जो चाहत होती है, ऐसे रूढ़ी वाली सोच रखने वाले लोगों के अंदर, उनमें कोई धर्म नहीं होता, उनमें सिर्फ एक वो गलत चाह होती है कि हमें अपने वंश को आगे बढ़ाना है। तो ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं ये बिल्कुल कम हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे, और बेटियां और लड़कियां अपने आप को सुरक्षित मानेंगी। ये एक बहुत अच्छी एक स्टेप हो जाएगी अगर ऐसा कुछ आगे बढ़कर आता है। साथ ही साथ में मैंने आपको एज का तो बता ही दिया है, बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो अडॉप्शन के लिए आज के डेट में आगे बढ़ना चाहती हैं, अडॉप्शन करना चाहती हैं, क्योंकि उनके कुछ ना कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं या कुछ होती हैं कि उनका बच्चा नहीं हो पाता है, परिवार का एक प्रेशर होता है, और दोनों पति पत्नी साथ रहना चाहते हैं, बट रूढ़िवादी सोच रखने वाले परिवार कई बार अपनी चाहत के लिए, उस नवजीवित कपल के लिए, या आप देख लीजिए कोई एक पति पत्नी के बीच में दरार पैदा करने के लिए, ऐसे छोटे छोटे किस्से होते हैं जहां हम देखते हैं कि एक रोक है कि अडॉप्शन आप कर ही नहीं सकते हैं, जो एक और बहुत बड़ी आगे अडॉप्शन बात पे रोक तो नहीं, उस पर लीगल आज भी चीजें मौजूद हैं कि आप अगर आप किसी को गोद देना है तो उसके ये तरीके होंगे। टाबू, एक सोशल टाबू रहा है उसके ऊपर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। एक सोशल टाबू को हटाने में यूसीसी बहुत काम आएगा। यूसीसी आगे कुल मिला के यूसीसी में बहुत कुछ अगर आएगा भी तो बहुत कुछ होने नहीं जा रहा है। आप कह रही हैं ट्राइबल्स को लेकर के जो आपने बात की या गोवा यूसीसी की बात की, तो गवर्नमेंट ने तो साफ कह दिया है कि हम विचार कर रहे हैं, सुशील मोदी जी ने खुद पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने कहा है कि हम ट्राइबल्स को और क्रिश्चियंस को तो हटा अलग रखने के बारे में गौर कर रहे हैं। देखिए, उनका ऐसा कहना और सरकार का ऐसा करना, कहने में और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो हमें स्पेक्युलेट नहीं करना चाहिए। हो सकता है उन्होंने किसी एक वजह को या एक विषय के ऊपर उन्होंने ये बात कही है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो जो कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही सरकार करेगी। जैसे मैंने आपको कहा, लॉ कमीशन ने आप सभी से, हम सब से, हमने भी भेजे हैं, समर्थन और विरोध दोनों को मद्देनज़र रखते हुए सभी से मांगे हैं कि आप अपनी राय मशवरा करके आप भेजिए हमें। तो क्या एक सुशील मोदी जी या मेरे से या आपसे कहने से ये पूरा लॉ बनेगा? नहीं, इसका ड्राफ्ट आएगा, ड्राफ्ट के बारे में इसके ऊपर चर्चाएं होंगी, ड्राफ्ट के ऊपर अगर कोई भी चेंजेस लाने होंगे वो चेंजेस लेकर आएंगे, और हम सभी, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में आप देखिएगा इसका चर्चा हो रहा है, और उसमें एक बहुत ही पॉजिटिव आउटकम भी आ रहा है कि लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं, और लोग भी चाहते हैं कि जहां हमारा लीगल सिस्टम एक है वहीं पे हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि सिविल कम्युनिटी के लिए है, हमारे देश के उत्थान के लिए, वो भी अच्छा, तो एक छोटी चीज़ और है कि एक सवाल और उठता है कि जिस देश की संसद ने जो है क्रिमिनल लॉ को कॉमन नहीं रहने दिया, वो सिविल कोड को कॉमन कैसे कर सकती? एक दलित के साथ अगर कुछ होता है तो उसकी सज़ा कुछ और है, वही जुर्म एक जनरल के साथ होता है तो उसकी सज़ा कुछ और है। जब इतना बड़ा विरोधाभास है या इतनी बड़ी लॉ की बाधा आती है तो आप कैसे सिविल कोड को कॉमन रखेंगी? सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। देखिए, मैं फिर से कह रही हूँ, वो मेरे कहने के लिए तो है ही नहीं। जैसे कि मैंने कहा, क्रिमिनल लॉ भी जो क्रिमिनल कोड बना था वो भी सरकार ने ही बनाया था, और ऐसा नहीं है कि सरकार ने उसके ऊपर कोई सोच विचार नहीं किया था। बिल्कुल उसी तरीके से वो सिविल लॉ को भी जब भी वो बनाएंगे या जब भी उसका ड्राफ्ट भी आएगा, उस पर काफ़ी सोच विचार करके ही आएगा। एक आखिरी सवाल, आर्टिकल 341 को लेकर के बहुत सारे सवाल उठते हैं कि साहब अगर मुसलमान एससी है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, गैर मुस्लिम एससी है या दूसरे कम्युनिटी का है तो उसको रिजर्वेशन मिलेगा, क्रिश्चियन है तो उसको नहीं मिलेगा, बाकी दूसरे लोग हैं तो उनको मिलेगा। बाद में बौद्धों को और लोगों को जोड़ा भी उसमें गया। तो सवाल ये पैदा होता है, जब खुद हमारा संविधान जो सेकुलर मैंडेट रखता है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती है, हम लोकतंत्र की जननी कहे जाते हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाते हैं, उसके बाद इतना बड़ा विरोधाभास एक हिंदू और मुसलमान या एक क्रिश्चियन होने के नाते उसको सामना करना पड़ता है। तो कैसे आप इस टैबू को हटा पाएंगे? आप एक मुसलमान हैं, मैं एक मुसलमान हूँ, आप एक प्रोग्रेसिव मुसलमान हैं, पढ़े लिखे मुसलमान हैं, मैं भी एक पढ़ी लिखी मुसलमान हूँ। आप भी इस बात को मानते हैं और जानते भी हैं कि हम भारत की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट माइनॉरिटी हैं। मेजॉरिटी के बाद में जो सिंगल लार्जेस्ट माइनॉरिटी है वो हम मुसलमान हैं। तो क्या हमें आज के डेट में इतने सालों के बाद भी एज अ माइनॉरिटी ही और एज अ माइनॉरिटी के राइट्स के लिए ही हमें आई एम नॉट टॉकिंग टू यू अबाउट द माइनॉरिटीज कैरेक्टर एंड माइनॉरिटी स्टेटस, आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। नहीं, मैं वही आपसे बोल रही हूँ। जिस चीज़ को आप डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं उस चीज़ को मैं ये कह रही हूँ कि इज़ इट नॉट टाइम दैट हम एज एन अस,
हमें खुद उठना चाहिए और हमें ये जो सो कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशंस हैं इसके बारे में ना सोच विचार करके अपने नौजवानों को और अपने बच्चों को पढ़ने लिखने का उत्साह देते हुए उन्हें हमें आगे बढ़ने का एक प्रेरणा देना चाहिए कि अब आप चलिए, पढ़िए, उठिए। आपको ना तो किसी रिजर्वेशन की ज़रूरत है और ना ही आपको अपने आप को इस तरीके से आगे बढ़ाना है कि आपको एक रिजर्वेशन है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, आप मानो यूनिवर्सिटी ले लीजिए, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर ले लीजिए। क्या ये बड़े यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जहाँ ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम आप बच्चे देखेंगे तो आउट ऑफ ओवरसीज़ से भी लोग आते हैं और इतने मुसलमान बच्चे इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। क्या आज के डेट में वो सारे मुसलमान बच्चे किसी रिजर्वेशन के बेसिस पे जा रहे हैं? वो उठ रहे हैं, वो बिना रिजर्वेशन के आगे बढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। समय आ गया है हमें डिस्क्रिमिनेशन और रिजर्वेशन जैसे शब्दों से दूर रहकर इक्वालिटी और यूनिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो ये थी शालिनी अली, जिनका साफ कहना है कि यूसीसी में महिलाओं के अधिकारों को लेकर के बात ज़रूर होगी, लेकिन अभी क्या कुछ होगा पता किसी को नहीं है। न विरोध करने वालों को पता है, न समर्थन करने वालों को पता है। इंतज़ार करना चाहिए ड्राफ्ट क्या आता है, उसके बाद अगर आपको विरोध भी करना है, समर्थन भी करना है, पहले आप ड्राफ्ट का वेट करें। गवर्नमेंट ड्राफ्ट क्या लेकर के आती है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, क्या महिलाओं के हितों की बात होती है, क्या पुरुषों के हितों की बात होती है, क्या बच्चियों के हितों की बात होती है, क्योंकि मीरास भी अपने आप में एक बड़ा इशू है। हमारी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।